Yes. and the rest of the MVA. बिल्कुल सर. And at the moment with us, also part of the MVA right now. I don't know whether they're still part of it or whether that coalition or alliance continued only till the Lok Sabha. I'm not sure. लोकसभा तक थी ये तो पक्का है, अभी है कि नहीं है मालूम नहीं कि आम आदमी पार्टी भी एमवीए का हिस्सा थी, आगे जाकर के रहेगी या नहीं रहेगी ये अलग बात है. इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े अच्छे मित्र और आम आदमी पार्टी के नेता तो वो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुंबई के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए उनके साथ खड़े होने वाले, उनका साथ देने वाले, उनके लिए संघर्ष करने वाले महमूद देशमुख साहब. महमूद देशमुख साहब नमस्कार. नमस्कार, जय हिंद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर. आपको भी महाराष्ट्र के श्रावण की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी शुभकामनाएं. आज से शुरू हुआ है श्रावण महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आज से शुरू हुआ पहला श्रावण. जी जी, पर पूरा यूपी वगैरह में तो पहले से ही शुरू हो गया था, तो पहले से शुरू. यहाँ 15 दिन का फर्क रहता है. 15 दिन. तो सर ये क्या है कि अभी वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हुई अभी थर्सडे या फ्राइडे को, और उसमें ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ एक्ट जो है, औकफ प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, वक्फ बोर्ड में कोई 40 तब्दीलियां करने वाले हैं. 40 जी. ये क्या है सर? वाई, व्हाट फॉर? इसमें क्या हो गया, मतलब इतना क्यों? क्योंकि एकदम मालूम पड़ गया कि आर्मी रेलवेज के बाद वक्फ के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, तीसरा बड़ा लैंडलॉर्ड है. क्या है ये, बताएं ना सर प्लीज. देखिए ऐसा है, इसकी शुरुआत अभी ये आजकल में नहीं हुई है, ये 2 दिन पहले नहीं हुई है. इसकी जो शुरुआत हुई है 2022 में, 2023 में हुई है सर. 2022 में पहला बिल आया था, अभी 8 दिसंबर 2023 को जो बीजेपी के सांसद है, आवाज आ रही है सर? आ रही, फर्स्ट क्लास आ रही. हाँ, बीजेपी के जो सांसद है उत्तर प्रदेश से, हरनाथ यादव जी, जिन्होंने ये प्राइवेट बिल मतलब राज्यसभा में मतलब ये किया था, सबमिट किया था, पेश किया था. उस वक्त 53 वर्सेस 32 वोटिंग हुआ था, क्योंकि उस वक्त मेजोरिटी भी नहीं, मेजोरिटी कम थी मतलब अपोजिशन की. तो उस वक्त भी इस बात से कई लोगों ने नाराजगी जताई थी, ये नहीं होना चाहिए, ये दो समाज के अंदर मतलब जहर फैलाने वाली बात हो रही है. सर एक करेक्शन लगा दूं आपको, एक छोटी सी लगाइए. सर वक्फ रिपील बिल 2022 वो 2022 में लाया गया था. ये प्राइवेट मेंबर्स बिल अलग है. हाँ. ये सरकार जो है वक्फ रिपील बिल, यानी जो वक्फ एक्ट है उसको ही रिपील कर दिया जाए, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है. अभी वो आया नहीं है. नहीं, वो आया नहीं है. हाँ, बिल्कुल सही है. लेकिन ये जो पहल जो हुई है वो हरनाथ यादव जो राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने प्राइवेट बिल लाया हुआ, उसके ऊपर बहस. वक्फ बोर्ड जो है नफरत फैलाता है समाज में, मतलब सामाजिक नफरत फैलाने का काम करता है. मैं नहीं समझता हूँ कि ये इनको ये मतलब सपना कहाँ से गिरा. तो ये सबसे अहम बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस देश के अंदर रेलवे, डिफेंस के बाद में अगर सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है. लगभग 8,72,292 प्रॉपर्टी इसकी रजिस्टर्ड है. वक्फ बोर्ड लगभग 8.5 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है. तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित जो केंद्र सरकार बैठी हुई है केंद्र में, इनकी नीयत में खोट आई है. ये चाहते हैं कि वक्फ की जमीन जो है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको हड़प लिया जाए. अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, पहली बात तो इसको समझिए कि वक्फ का मतलब क्या है. ये अरबी शब्द है और वक्फ का मतलब होता है समर्पण करना. वक्फ का मतलब समर्पण करना. तो ये जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के अंडर में, यह मुस्लिम समाज के जो मतलब आज पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों से जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग जो दानिशमंद लोग थे, उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी ये वक्फ बोर्ड के नाम की, जिसका 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रहते हुए मतलब एक कानून बना, वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत ये कारोबार चल रहा था. उसके बाद उसमें 1995 में अमेंडमेंट आया. सेकेंड अमेंडमेंट जो आया वो 2013 में आया. अब जो 2013 का अमेंडमेंट जो आया है वो इनके पेट दर्द है. मेन पेट दर्द तो यही है कि इनको जो पूरे देश के अंदर, आज पूरे भारत देश में जो वक्फ बोर्ड की जो मुस्लिम समाज की जो जमीन है
उसके ऊपर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीयत खराब हो गई है। ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। आप दे तो कुछ नहीं रहे हो उनको, बल्कि उनके जो सर एक चीज क्लैरिफाई कर देना सर एक चीज स्पष्टीकरण उसका कर दें, ये हमारे दर्शकों के लिए है और आई एम श्योर महमूद देशमुख साहब इसमें जरा ज्यादा इजाफा कर पाएंगे, उसको ज्यादा विस्तार से समझा पाएंगे। प्रदीप जी, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त, तो कहते हैं ना इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, बाप रे बाप, उसमें 70% क्या है? अरे उसमें 70% कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, ये तीन हैं सर। तो मतलब 70% ग्रेवयार्ड्स। हाँ जी बोलिए सर, अब आप बोलिए। हाँ नहीं देखिए, 40 से आपने कहा ना 70% नहीं है, ये 40-50% है। क्या मस्जिद होना गुनाह है? दरगाह होना गुनाह है? कब्रिस्तान होना गुनाह है? आप मुझे बताइए ना। अभी मैं कल का किस्सा आपको बताता हूं। ये मुंबई शहर है, मुंबई शहर में मेरे ही एक रिलेटिव जो गलत बोरीवली ईस्ट में रहते हैं, है ना, उनका इंतकाल हुआ। वो दफनाने के लिए बोरीवली ईस्ट से लेके बोरीवली वेस्ट जाना पड़ा। कहाँ पे? एक्सर कब्रिस्तान में। आप अंदाजा लगा लीजिए, बोरीवली काजूपाड़ा में, बोरीवली ईस्ट में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, बोरीवली से लेके कांदीपाड़ा, काजूपाड़ा, दहीसर, ये रावलपाड़ा, ये पूरा बड़ा बेल्ट है। यहाँ दामूनगर तक नीचे आता है, मतलब महिंद्रा तक अगर आएंगे तो यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं है। मतलब काजूपाड़ा में रहने वाले बंदे को, बोरीवली ईस्ट में रहने वाले बंदे को अगर उसका इंतकाल होता है तो उसको बोरीवली वेस्ट जाना पड़ रहा है। तो आपने कुछ दिया नहीं है। ये सरकार तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, लेकिन जो है ऑलरेडी प्रॉपर्टीज, है ना, वो मुस्लिम समाज के काम आ रही है। दूसरी बात, सिर्फ कब्रिस्तान और दरगाह और मस्जिदें नहीं है। मस्जिदें जो है वो इबादत गाह है, तो इबादत करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। वो भी जमीनें जो है वो मतलब पहले के जो पुरखों ने, उन्होंने दी की वक्त की हुई जमीन है। दूसरा आपको बता रहा हूं मैं, आपको एक ताजा उदाहरण अगर आप लेंगे, आप यहाँ आइए ना मुंबई में एंटालिया पे, एंटालिया की जो प्रॉपर्टी है, तो मुकेश अंबानी इस देश के मतलब नरेंद्र मोदी जी के दूसरे मित्र हैं, खास मित्र, उनका जो इतना बड़ा महल बना हुआ है, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मगर महमूद देशमुख जी, यही तो रोकना चाहता है ये सरकार कि जो करप्शन प्रिवेलेंट है विद इन द सिस्टम, कि आप अपने जमीन बेचे तो ठीक है, आप अपना इलीगैलिटीज करते हो ठीक है, आप करप्शन अपने आप वक्फ बोर्ड के अंदर अब करते हो, किसी को जमीन बेचते हो इलीगली। कितने केसेस आए, कितने महाराष्ट्र में केसेस है illegally जमीन बेचने का। And that property that he mentioned was supposed to be an orphanage for girls. All across महाराष्ट्र, इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र, कितने जमीन, एकड़ों हजारों एकड़ों जमीन आप लोग बेचे हो वक्फ बोर्ड के लोगों ने। तो एंटीले एक उदाहरण जो आप लिए, तो सरकार का काम है कि हम छीनना नहीं चाहते, आपके प्रॉपर्टीज छीनना नहीं चाहते, हम मुसलमान के राइट्स को लेना नहीं चाहते, छीनना नहीं चाहते, बट वी वांट टू ब्रिंग ऑर्डर। आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं महमूद देशमुख जी। मैं कहता हूं ना, आप मुसलमानों के बेनिफिट की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं मोदी सरकार से, ये जो मुकेश अंबानी का जो एंटालिया महल है, ये एक अनाथालय चलाने के लिए दी हुई जमीन थी। करीम भाई, इब्राहिम भाई खोजा, इन्होंने ये दान की हुई जमीन थी, बराबर है। वो हमें वापस लौटा दीजिए उस ट्रस्ट को। और अगर उस, लेकिन वो छीनी थोड़ी थी सर, वो वही कह रहा हूं, छीनी थोड़ी गई है, वो तो वक्फ बोर्ड ने एग्री किया है ना सर, वक्फ बोर्ड ने एग्री किया है कि हम दे रहे हैं आपको। मैं वही कह रहा हूं ना। नहीं, वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया, उसमें बैठे हुए अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो क्या गलती नहीं है, करप्शन को रोकने एक केस नहीं है महमूद देशमुख जी, पूरे महाराष्ट्र में हजारों केसेस है। हम नगर में बहुत सारे केसेस आए, इन्होंने सलीम करके आरोसी से वहां कितने फाइल्स लेके आए कि वहां पर करप्शन हो रहा है, जमीन को बेचा जा रहा है। ऐसे हजारों केसेस महाराष्ट्र में भी है, इवन इन दिल्ली। यस, वो पहाड़गंज वाली जो मस्जिद है वो बेच दी किसी को यार। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये मैं उसका समर्थन नहीं करता। देखिए, गलत है। वो वक्फ बोर्ड का बंदा हो, मेरे घर का बंदा हो, वो मुस्लिम समाज का कितना भी बड़ा धर्म ग्रुप हो, अगर जिसने गलत किया है वो गलत किया है। वो पहली बात तो मैं आपके जानकारी के लिए एक बात बताता हूं कि वक्फ बोर्ड का अगर देखा जाए तो वक्फ की हुई जमीन न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, न ट्रांसफर की जा सकती है। ये जो भी डील हुई है वो ये गैर कानूनी तौर पे है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं ना, पहले मोदी जी एक काम करे
कि पूरे देश भर में जहां जहां मतलब वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जो जमीनें बेची है वो सौदा कैंसिल करे और वक्फ बोर्ड के ताबे में वो जमीन लेकर दे देवे हमें। लेकिन यहाँ पर एक वेलकम चीज है करेंगे। सर, ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है शुरुआत वो जो है कोई भी मुकेश प्रॉपर्टी अंबानी के क्लेम इंटरव्यू करता से करे। है, वक्फ बोर्ड अगर जी। कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम करता है तो उसकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार ये कह रही है कि अब उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उसके ऊपर बैठना चाहिए। अब आप मुद्दे पे आए सर। जी बोलिए। अब आप सही मुद्दे पे आए। जी, अब बोलिए। इनकी सही जो नीयत है ना वो सामने इससे झलक रही है। जी। ये यही चाहते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड ऐसा किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करता, दावा नहीं ठोकता। वक्फ बोर्ड किसी को जमीन मांगने नहीं जाता। अगर मैं, बात सुन लीजिए, अगर मेरे पास अगर 2-5 एकड़ जमीन है, मुझे ऐसा लगता है ये जमीन किस लिए दी जाती है? धर्म के नाम के लिए, सामाजिक काम के लिए, ये शिक्षा के लिए, शिक्षा के हित के लिए, मतलब समाज के आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए मेरे पास ये 2-5-10 एकड़ में जमीन मतलब वक्फ करता हूँ। तो ये मैंने की हुई वक्फ जमीन है जो वक्फ बोर्ड के पास जाती है। वक्फ किसी की जमीन छीनने नहीं जाता, मांगने नहीं जाता, ये आप याद रखिएगा। और मैंने कहा ना कि ऑलरेडी मतलब लगभग 8,72,292 लगभग प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है रिकॉर्ड में, क्या? और यही सब चीजें जो आंखों में चुभ रही है, ये इतनी बड़ी जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है, तो ये कैसे हो सकता सर है? वो कहते हैं कि उनको कंप्लेंट्स बहुत आई हैं, वो बोलते हैं शिकायत बहुत आई हैं और स्पेशली मुस्लिम समुदाय से बहुत शिकायत आई हैं वक्फ बोर्ड में करप्शन की, जिसकी वजह से स्पेशली सेक्शन 9 जो है वो बहुत खटक रहा है लोगों को, जहां पर प्रॉपर्टी में वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सर मैंने क्या कहा, वेरिफिकेशन, देखिए सुनिए, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, वो वक्फ बोर्ड करेगा। अब इसके अंदर आप सुनिए, इसके अंदर ऑलरेडी मतलब एक सांसद जो है वक्फ बोर्ड के अंदर, सांसद भी मेंबर होता है, विधायक मेंबर होता है ना, एक IAS ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से होता ही है। तो ये एक बैठे हैं, वो लोग इंक्वायरी करेंगे, पता लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं इंक्वायरी नहीं होगी और नहीं की जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक तरीके से ये प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है किसी तरीके से, मतलब हर हाल में, मतलब इन्होंने ये तय कर लिया है कि इस देश के मुसलमानों को परेशान कर। कल तक तो आप कहते थे कि भाई 2 भैंस आपके पास होगी, हिंदू भाइयों को हमारे कहते थे आप कि भाई 2 भैंस होगी तो मुसलमान 1 भैंस आपसे छीन लेंगे। अरे आज तो आप मुसलमानों का ही छीनने के लिए खड़े हो गए हो। तो बहुत सारे लोगों ने नायडू जी से, मैं सुनिए, मैं आपको एक बात ये भी कहता हूं, वक्फ बोर्ड के अगर रूल रेगुलेशंस में अगर आप देखेंगे तो चैरिटी के लिए ये कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आपको चैरिटी करनी है। आप किसी भी धर्म के, समाज के लोगों के हित में ये चैरिटी दे सकते हो वक्फ बोर्ड के माध्यम से। लगभग मतलब जो है, आज अगर आप सोचिए ना, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी मतलब प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज मुस्लिम समाज परेशान है। तो अब मैं तो कहता हूं, आपने शायद बहुत सारे समाज के लोगों ने नायडू जी से अपील की है, नीतीश कुमार जी से अपील की है, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा? बिकॉज आई थिंक उनके इलेक्टोरेट, नायडू जी के इलेक्टोरेट में बहुत जबरदस्त संख्या मुस्लिम इलेक्टोरेट में है, नीतीश कुमार जी का भी वही है। अभी यही तो देखना है ना, ये अभी नायडू जी क्या करते हैं, YSR या क्या करते हैं, या नीतीश बाबू क्या करते हैं। क्योंकि आज आपको बताता हूं, बिहार में लगभग 21% मुस्लिम आबादी है। तो अगर ये समर्थन करते हैं इस बिल का तो ये जमीन पे आ जाएंगे। सीधी सी बात है, मतलब अगले साल जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, नीतीश बाबू को भी समझ में आ जाएगा, चंद्रा बाबू जी को भी समझ में आ जाएगा तो कौन दोहरा मापदंड अपनाता है। और ये इतना तो मुझे भरोसा है, ये लोकसभा में भले ही ये बिल पास कर ले जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में ये आज भी मेजोरिटी में। सर कहां से पास करेंगे लोकसभा में भी? अगर आज चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार अड़ गए तो ये तो बिल आएगा ही नहीं, सीधी बात है। वो कहां से मानेंगे क्या? आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता। वही तो कहता हूँ ना, अभी इनका इम्तिहान है ना। इन्होंने अपने स्टेट में, आज चंद्रबाबू नायडू जी, मैं आपको कहता हूँ, अगर ये इस बिल के अगेंस्ट में खड़े होते हैं या सरकार के फेवर में खड़े रहते हैं, है ना, सरकार इस बिल के फेवर में अगर खड़े रहते हैं तो मैं समझता हूँ चंद्रा बाबू जी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अलग से सवाल पूछता हूँ। जहां तक वक्फ बोर्ड की टेक्निकलिटीज का सवाल है, वक्फ बोर्ड में कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए,
वक्फ बोर्ड में कितनी ऑनेस्टी है कितनी नहीं है ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। किस तरीके से उसका अंदर से सुधारीकरण किया जाए उसके ऊपर अलग से डिस्कशन हो सकता है। मैं आपसे एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, अभी 3 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाली है, ठीक है सर? हरियाणा में जहाँ पर काफ़ी मुस्लिम आबादी है, झारखंड में और महाराष्ट्र में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बिल के ऊपर अभी डिस्कशन इसलिए शुरू किया गया हो कि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती हो कि देखिए हम मुसलमानों को फिर परेशान कर रहे हैं ताकि हिंदू कंसोलिडेशन हो जाए, कि ताकि हिंदू वोट उनकी तरफ आ जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ हाँ, बेशक बेशक, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही खेलना चाहते हैं। बाकी इनके पास देखिए प्रोग्राम नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी टोटल फेल्यूर है, इनके पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है, इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है पूरे 2-2.5 साल के अंदर। जो भी मिला है ये मतलब सिर्फ एक दूसरे पे मतलब छींटाकशी में ही परेशान रह चुके हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कुछ इनको फायदा, क्योंकि ये बहुत बड़ा, क्योंकि एक ये इतना बड़ा रिस्क क्या मोदी जी और उनके जितने एडवाइजर्स हैं, क्या मोदी जी, अमित शाह जी, अपने राजनाथ सिंह जी क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीतीश बाबू और चंद्र बाबू किस तरीके से मानेंगे? मतलब ये मेरी जहन के बाहर है। हाँ, अगर कोई और तरीका होता, फॉर एग्जाम्पल अगर इनको करना ही था, उसका तरीका ये है वक्फ बोर्ड को आप बुलाइए, उनके साथ मीटिंग्स करिए, तो वक्फ बोर्ड से ही अगर प्रपोजल आए कि भाई ये चेंजेस कर सकते हैं, वो सिंसियर बात होती। लेकिन ये बट अगर बीजेपी आज की तारीख में ये कह रहा है कि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ वक्फ बोर्ड, दिस इज फॉर टोटल रेगुलेशन ऑफ द एंटायर वक्फ प्रॉपर्टीज, एक ढंग, एक सिस्टम वहां पर पैदा किया जाए, ये बेनिफिट में है, तो फिर क्या अगर बेनिफिट ज्यादा हो तो क्या होगा? महमूद देशमुख जी। प्रदीप जी, मैं आपको एक बात कहता हूं, चलो ये मैंने मान लिया कि ये मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं, भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, है ना? देर आए दुरुस्त आए, अगर वाकई की नीयत अच्छी है, नीयत साफ है मुसलमान समाज के लिए काम करने की, तो हम उसका वेलकम करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन शुरुआत तो कीजिए ना। मैंने कहा ना, मुकेश अंबानी की जो जगह है, मुकेश अंबानी का इंटालिया खाली करके देंगे क्या आप? देंगे क्या आप? मुझे बताइए ना। ऐसी कई प्रॉपर्टी सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको आप रजिस्टर करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, तो उनकी असली वैल्यूएशन मालूम पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। महमूद साहब देखिए, हाँ सही कहा आपने कि वहां रजिस्ट्रेशन करवाने की जो बात हो रही ना, लेकिन वक्फ बोर्ड आज किसके अंडर में चलता है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के अंडर में। वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किसके अंडर में होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट के। आज पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड है, और 30 वक्फ बोर्ड है, और वो किसके अंडर में? आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो आप हो ना कहीं उसके अंदर। IAS ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? आप करते हो। फिर और अलग से आपको क्या चाहिए? अलग से आपको क्यों एक ऑफिसर अपॉइंट करने की आवश्यकता पड़ रही है कि उसका मतलब असेसमेंट किया जाएगा, अटेस्टेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा? ये आवश्यकता क्या है? आप सिर्फ ये करके मतलब किसी तरीके से जहां प्राइम आपके मुताबिक ये हैरेसमेंट है, ये हैरेसमेंट है। मुस्लिम समाज की जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है उसको आप हड़पना चाहते हो। ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी मुंबई में कितने सीट लड़ने वाले हैं देशमुख जी? वही चर्चा कर रहे हैं। फिर एमवे अलायंस का क्या होगा? क्या आप एमवे अलायंस के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, या इसे प्रेशर टैक्टिक्स है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपकी जानकारी के बताना चाहता हूं, आज ही हमारी मुंबई की अध्यक्षा सन्माननीय प्रीति शर्मा मीनन जी ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुंबई की सभी 36 सीटों पे हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारी बहुत ज्यादातर तैयारी पूरी हो चुकी है। तो फिर अलायंस का क्या होगा? आप पूरे मुंबई के सब सीट लड़ेंगे तो उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, कांग्रेस, नाना पटोले, तो अलायंस चल रहे थे, आप इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हो और मुंबई के सब सीट भी लड़ेंगे, ये किस प्रकार से? बिकॉज तो शुरुआत में नाना पटोले जी ने भी कहा पूरा हम लोग 288 सीट लड़ने वाले बोलने के लिए, राज ठाकरे जी भी लड़ने वाले 225 से 250 सीट, शरद पवार साहब ने बोला कि तो क्या ये काम, यानी ये बार्गेनिंग है कि क्या है? सॉरी, ये बार्गेनिंग नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, इंडिया अलायंस पहले ही ये तय हो चुका था। इंडिया अलायंस के हम आज भी मतलब पार्टनर हैं,
और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया अलायंस जो बना हुआ था वो देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश में तानाशाह को जमीन पे लाने के लिए बना था, इस देश की अखंडता और एकात्मता को बनाए रखने के लिए, इस तानाशाही से छुटकारा दिलाने के लिए हमने मतलब इंडिया अलायंस जो हम सब मिलकर इंडिया अलायंस बनाया हुआ था। और हमने जहां तक हमको ये कामयाबी मिली है, जो कल तक का जो तानाशाह जो सर उठा के चल रहा था, आज वो बैसाखी पे आ गया है। चंद्राबाबू सरकार कहते थे वो आज एनडीए सरकार कहने लगे, और जो 400 की बात करते थे वो मतलब 240 पे आ गए। तो ये तो है, ये इंडिया अलायंस की बात है। और जब जब देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए, संविधान के लिए जहां जहां जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन के बराबरी से कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई में खड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ तो आप मदद कर रहे हैं बीजेपी की सर। एग्जैक्टली। आप तो यहाँ मुंबई में तो मदद कर रहे हैं बीजेपी की खड़े होकर। मैं अगर मैं कहूं कि ये दूसरी जो लोग हैं वो बीजेपी को मतलब मदद करना चाहते तो हम क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं ना। बीजेपी का सवाल क्या आया? हमारा अपना वोट बैंक है, हमारे अब लोगों का ये कहना है, जो हमारी जो वोट बैंक है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां हमारे वॉलंटियर्स है, हमारा संगठन है, लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, और लोगों ने मतलब हमको कॉल दिया है। लोग कहते हैं कि उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग अपील कर रहे हैं। पिछले 3 चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर दिल्ली से ऑर्डर आ जाता है कि यार इस बार हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में आप असल में लड़ेंगे। अभी दिल्ली से ही कहा गया है कि हम लोग दिल्ली, मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, दिल्ली से ही कहा गया है कि महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, या यहाँ पे स्टेट लेवल पे इलेक्शन हम लोग लड़ने जा रहे हैं, और उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा अपना भी संगठन हमको मजबूत करना है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जो देश के अंदर जो 6 नेशनल पार्टी है, जिसमें तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है, 2 राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में हमारे मतलब विधायक बने, हमारे हम सत्ता में हिस्सेदार बने। यहाँ पे तो पूरे महाराष्ट्र लोग मतलब हमको कॉल कर रहे हैं और कि भाई आपने काम भी किया है लड़िए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने असल में काम भी बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं हमारे सामने। मैं समझता हूँ, देखिए मैं समझता हूँ, ये तो ये गर्व से कहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो आज मतलब लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़ने जा रही है। लोगों के मसले मसाइल को अगर वाकई में मतलब हल करना है, लोगों के प्रश्न अगर छुड़ाने के लिए अगर कोई पार्टी अगर काम कर सकती है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। देशमुख जी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आप बहुत सारी सीट जीतेंगे मुंबई में। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज आपका वोट शेयर जो भी है आम आदमी के तरफ प्रति आपका भी, और आम आदमी का आपके तरफ, आपके प्रति भी जबरदस्त निष्ठा है, और मुंबई में जबरदस्त आपका इंपैक्ट होने वाला है। बट ये इंपैक्ट का, जैसे बजाज साहब ने कहा, मैक्सिमम बेनिफिट बीजेपी शिवसेना को होगा, अजित पवार को, बिकॉज सेक्युलर वोट कटने वाला है। आप अकाउंट खोलोगे, आप बहुत सारे सीट्स भी जीतोगे, बट हार एनडीए का होगा ये पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्युलर वोट्स में, बिकॉज देयर इज नो डाउट दैट आप अच्छा काम करने वाले हो, आप अच्छा सीट्स भी लेके आओगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट सेक्युलर वोट्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सर हम सेक्युलर वोट की बात ही नहीं कर रहे ना, और सिर्फ सेक्युलर वोट के लोग क्या मतलब सिर्फ महाविकास आघाड़ी के लोग ही ठेकेदार हैं? सेक्युलर वोटों के ठेकेदार सिर्फ कुछ चंद लोग हैं क्या? हम देखिए ऐसा है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आज पूरे नॉर्थ सेंट्रल के अंदर 1 लाख मेंबरशिप हमारी बनी है ना। अभी नॉर्थ सेंट्रल में अभी हमने जो मतलब इंडिया अलायंस की कैंडिडेट थी वर्षाताई गायकवाड़ को, हमारे लोगों ने मदद किया, उनकी जीत में हमारा भी शेयर है। तो क्या सिर्फ हम दूसरों को जिताते रहे और हम मतलब वो जीतते रहे और हम जिताते रहे? सेक्युलरिज्म के नाम पे सेक्युलर मतलब वोटों का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, सेक्युलर वोटों का, इसके लिए हम दूसरों को जिताते रहे, तो फिर हम लेकिन एक चीज तो है, जैसे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर जैसे धारावी का जो आंदोलन है उसमें आम आदमी पार्टी अग्रसर रही है और अभी भी है, जबरदस्त आप लोगों ने काम किया है। और स्लम्स में जो आप काम कर रहे हैं, मतलब वो तो उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो लिहाजा अभी मुझे लगता है आपको खड़ा होना चाहिए चुनाव में, भले कुछ भी हो जाए। आफ्टर ऑल पार्टी चाहेगी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर पार्टी इजाजत देगी मुझे, पार्टी चाहेगी बांद्रा विधानसभा से चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी का आदेश आएगा
तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं पूरी ताकत से ये बांद्रा विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ूंगा और मैं आपको ये दावे से कहना चाहता हूं कि ये सीट से आम आदमी पार्टी का विधायक भी बनेगा। कहीं ऐसा तो बांद्रा नहीं है विधानसभा से आपसे छोटी आम आदमी पार्टी का सी विधायक। एक छोटा सा सवाल सर आपके सामने, छोटा सा सवाल आपसे, आपको शायद बुरा लगे। सुनने में ये आया है कि दिल्ली से आपको हुक्म आया कि मुंबई में हर सीट लड़नी है, और वो इसलिए आया कि ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर बाहर आना है तो आपको यहाँ पे इतनी सीटें लड़नी पड़ेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है? सॉरी देखिए नंबियार साहब, बोलिए बोलिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इसके पहले भी ये इल्जाम लगते रहे कि आम आदमी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना, ये इल्जाम लगता रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक मर्द मुजाहिद है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, ये झुका नहीं बंदा जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी इनके सामने झुकते तो शायद आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में नहीं होते, न सत्येंद्र जैन जेल में होते, न संजय सिंह जी जेल जाते, न मनीष सिसोदिया जी जेल में रहते, न इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। आज वो बीमार हैं, आप सोचिए, आज वो बीमार है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है उनकी जान से खेलने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी डरे नहीं है, सहमे नहीं है, डटे हुए हैं। तो ये अगर कोई इल्जाम लगाता है तो ये झूठा इल्जाम है। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों पे। और आप देखते होंगे ना, ईडी के दबाव में महाराष्ट्र के 2 टुकड़े हो गए, आज शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हो गए, कांग्रेस के कई नेता लोग मतलब अदल बदल के मतलब वहां चले गए ना। कोई अजीत पवार के पास भाग रहा है, कोई किधर शरद पवार, इधर बीजेपी में भाग रहा है। क्यों भागे? आप मुझे बताइए ना। आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक विधायक, एक सांसद इस बात के लिए चला गया कि उसके ऊपर ईडी का दबाव था? बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने वाली ये पार्टी नहीं है, आने वाले इसके दबाव में आने वाले लोग नहीं है। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। या अभी ऐसा ही मतलब भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा अपना भी खुद का अस्तित्व है, हम तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर शिवसेना, जिनका अभी तक मतलब राष्ट्रीय पार्टी मतलब राज्य स्तरीय पार्टी का भी उनको दर्जा नहीं है, वो लड़ सकते हैं, चलेगा। पवार साहब की पार्टी चुनाव लड़ सकती है, चलेगा। समाजवादी लड़ती है, चलेगा। बीएसपी लड़ती है, चलेगा। वंचित आघाड़ी लड़ती है, चलेगा। फिर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, क्यों नहीं चलेगा भाई? क्यों नहीं लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी ने? बल्कि आम आदमी पार्टी के पास एक विजन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी के लिए एक विजन है, जनता के लिए, इस देश के 140-44 करोड़ जनता के लिए एक विजन लेके चलती है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम कर रही है, जो पंजाब में काम कर रही है, उस मॉडल की कॉपी करने का काम हर पार्टी कर रही है। जो कल तक कहते थे कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांटती है, लेकिन वही लोग आज आम आदमी पार्टी की नकल कर रहे हैं। आज आप मतलब तेलंगाना में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, जहां कर्नाटक में देख लीजिए, हर जगह पे नकल करने का काम हो रहा है। तो अगर हमारी नकल कोई कर रहा है, इसका मतलब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलते चलते महमूद देशमुख साहब, ये तो बात रही कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसा प्रदीप जी ने कहा, बहुत बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। हो सकता है कि आप कुछ सीटें भी जीतें मुंबई में, क्योंकि आपका जो काम है हर एक कोई उसकी प्रशंसा करता है। चलते चलते सर, आपको क्या लगता है, अगर ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हो गया, आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और जनाब नीतीश कुमार साहब रहेंगे मोदी साहब के साथ? ये तो उनके इम्तिहान की घड़ी है। मैंने कहा ना, अगर चंद्रबाबू नायडू जी अगर इस बिल का समर्थन करते हैं तो उनको जवाब देना होगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी के, आज मैं आपको कहता हूं कि वहां पे मतलब माइनॉरिटी के बेस पे उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट किए माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां पे, तो उनको जवाब देना है। वो सरकार में बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, सरकार गिर जाएगी मैं कहता हूँ। वही हाल आने वाले कल में बिहार में नीतीश बाबू का होगा, क्योंकि अगले साल में बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और 21% जो है माइनॉरिटी के वोट है वहां पे, मुस्लिम समाज जो है 21% है, 21%। और एक बात याद रख लीजिए, हर चीज बर्दाश्त होती है, आप किसी की पर्सनल मामले में दखल अंदाजी कोई बर्दाश्त नहीं करते। या मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप दखल अंदाजी करते हो, कभी 3 तलाक के मामले में दखल अंदाजी करते हो, कभी वक्फ बोर्ड में आप दखल अंदाजी करते हो। अरे आप कॉन्क्रीट काम करो ना, किसने रोका है आपको? आप 3rd टर्म में आए हो ना, आज आप अच्छा काम करो।
वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, और लोगों को खुश करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही खिलौना है, जिसका नाम है मुसलमान। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ये मुसलमान ये शब्द छोड़ देगी ना, तो इनके आज जो 240 है ना, ये 24 पे आ जाएंगे, 24 पे आ जाएंगे सर। ये तय कर ले ना, मैं कहता हूँ ये अभी जो 2-3 राज्यों की चुनाव आने जा रहे हैं ना, ये मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देवे और अपना प्रोग्राम लेके लोगों के बीच में चले गए और राइट, जीत जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि इस बार हम आपको असल में चुनाव में लड़ते हुए देखेंगे। हम बहुत चाहते बहुत हैं धन्यवाद। कि आप असेंबली में जाएं, बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपकी दुआ रहेगी, असेंबली में मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ बोलूंगा क्या इस राइट देश सर, के लिए, इस सर महाराष्ट्र हम के लिए। हमेशा आपके साथ हैं, शुरू से आपके साथ हैं। बहुत 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 आपको ये भूलने की आवश्यकता नहीं, हमने आपका काम देखा है। जी, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय थैंक हिंद, यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। So Pradeep ji, I hope the Aam Aadmi Party actually stands for election. I They want to should. see. They deserve. I want to see where they stand. Yes, बिल्कुल। It will be bad for the MVA. Very good for Mr. Devendra Fadnavis and Eknath Shinde. So you got Raj Thackeray ji standing separate alone. You Yes. got the Aam Aadmi fighting all seats. So I mean, you got it's now the equations have changed actually. Now equations have changed. The only thing is, I hope they don't meet the same fate as the BSP and the Vanchit Agadi, of Mr. Prakash Ambedkar, because they could not make any dent anywhere. So I hope. But some people, apart from politics, they Ji. want some people to really address their solution. My address point their is, problems. Pradeep ji, even if they don't win anything, आम आदमी पार्टी को ये मालूम तो पड़ेगा कि कितने पानी में Exactly. कितना वोट है उनका, कितना परसेंटेज ऑफ वोट है, कितने लोग असल में आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। क्योंकि मुंबई में कितने सालों से हैं सर, वो इतने सालों से वो काम कर रहे हैं और कभी भी उनको मौका नहीं मिला चुनाव में लड़ने के लिए। तो अगर वो that is something you can say it's a loss for, because they never fought. यस, They had the ability to get some seats, but they never tried to contest at all. तो मेरा ये कहना है कि अभी अगर वो लड़ते हैं, उसके बाद वो ज़बरदस्त प्रिपरेशन होगी फॉर द BMC इलेक्शंस एंड अदर कॉर्पोरेशन इलेक्शंस एल्सवेयर। तब उनको मालूम पड़ेगा कि कौन से वार्ड में कितने उनको वोट पड़े, उसके हिसाब से देन दे कैन प्लान फॉर द BMC इलेक्शंस। ऐसा मेरा मानना है। अगर वो 3, 4, 5 सीटें जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वेरी फ्रैंकली। It could happen. I mean, the ground जो हम लोग देख रहे हैं, frankly, we have also been visiting the ground. Ground level पे they have a lot of sympathy and they have a lot of people who want to get aligned with the Aam Aadmi Party, and that's the truth. Right, all the very best to them, and that's just about it from both Pradeep ji and myself in tonight's show. आप सब लोगों को एक बार फिर महाराष्ट्र में श्रावण की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सोमवार है आज महाराष्ट्र के श्रावण का। आप सब लोगों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हिंद। बोलिए सर, बोलिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।